Good morning, students. Today I am going to teach you social science SST. आज हम जो है SST को पढ़ने की कोशिश करेंगे. I am going to teach you the first chapter of SST history, India and the contemporary world, 10th class. We have to understand the first chapters from the beginning. The name of the chapter of this book is the name of the first chapter of this book is The Rise of Nationalism in Europe. राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय कैसे हुआ, कब हुआ और इस उदय के कारण, इस राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में क्या क्या बदलाव आए, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस केम इन यूरोप बाय द नेशनलिज्म. किसी भी बुक को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी टेक्स्ट बुक जो होती है उसको हमें किस तरीके से पढ़ना और समझना है, ये चीज़ हमको आना चाहिए. और मेरे लेक्चर को सुनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए. आपके अंदर सुनने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही डीपली मुझे समझ पाएंगे या मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. The rise of nationalism in Europe. In Europe. सबसे पहले ये नेशनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म. और नेशनलिज्म की डेफिनेशन लोग अलग अलग तरीके से विद्वानों ने दिया है, लेकिन हमें इस वर्ड का मतलब डीपली समझना है. जब पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तब जाकर के आपका इस नेशनलिज्म का मीनिंग आपको समझ आएगा. तो हमारी स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं फर्स्ट चैप्टर का. हम टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे और समझेंगे, इसका अर्थ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, उसकी व्याख्याएं करूंगा. आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक इन माय ओन वर्ड्स. In 1848, Frederic Choriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republics, as he called them. The first prints of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. You would recall artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. She wears in one hand and the charter of rights of man in the other. On the earth, in the foreground of the images, lies the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Choriot's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national customs. Leading the procession, they passed the Statue of Liberty. As the United States and Switzerland, by which this time were already nation states. मैंने अभी यहाँ पर एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश किया और मैंने आपको सामने रीड किया हूँ और इसका अर्थ हमको समझना है. The understanding the meaning of these lines, we have
it's very important. In 1814, फ्रेडरिक श्यूरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, एक फ्रेडरिक श्यूरियो था, एक फ्रेंच का आर्टिस्ट था, उसने एक ऐसी प्रिंटिंग किया, इस प्रिंटिंग में वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स को दर्शाता है। ये प्रिंटिंग के माध्यम से, ये प्रिंट के माध्यम से ही वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स क्या है। और इसमें आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी एक अपना मीनिंग है जो लिबर्टी का इंडिकेशन देता है। उसमें कहता है, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। उसने एक ऐसी पिक्चर बनाई, फ्रेडरिक श्यूरियो ने एक ऐसी पिक्चर बनाई जिस पिक्चर में वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज किया, कल्पना किया। ये प्रिंट करना या पेंटिंग करना ये कल्पना ही होती है, रियलिस्टिक होगा या नहीं होगा, लेकिन ब्रेन में जो चल रहे विचारों के अकॉर्डिंगली उसने उन विचारों को, उस विजुअलाइजेशन को प्रिंट में कन्वर्ट किया। और प्रिंट क्या इंडिकेशन देती है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है। और रिपब्लिक्स, सोशल रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स को हमको गहराई से समझना होता है। जब हम टेक्निकल इन वर्ड्स को डीपली समझने लगेंगे तब जा करके हम इस पूरे एक पैराग्राफ या पूरी बुक को समझ पाएंगे। टेक्निकल टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है। डेमोक्रेसी तो आप समझ गए होंगे, भारत में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? चुनाव होते हैं, जनता के द्वारा वोट डाले जाते हैं और उसके थ्रू हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है। और सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। सोशल रिपब्लिक्स, रिपब्लिक्स क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? व्हाट इज द रिपब्लिक? रिपब्लिक, ये रिपब्लिक को हम गणतंत्र बोला जाता है। गणतंत्र मतलब क्या होता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? व्हाई द इंडिया इज कॉल्ड एज ए गणतंत्र, एज ए रिपब्लिक? क्योंकि भारत के अंदर कई राज्य हैं, कई राज्यों में राज्यों की आर्थिक स्थिति, सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग राज्य में अलग अलग है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं के और कल्चर के आधार पर भी एक दूसरे से सेपरेट भी हैं, लेकिन फिर भी भारत के हिस्से हैं और भारत के रूप में ही उनको जाना जाता है। यानी कि अपने एक लोकल एरिया को रन करने के लिए एक स्टेट और राज्य बनाए जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को एक सेपरेटली ऑर्गेनाइज किया जा सके और वहाँ के डेवलपमेंट, उनके वहाँ का डेवलपमेंट किया जा सके। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये सारे राज्य हमारे हैं। वाह, ये राज्य क्यों बनाए गए हैं जबकि देश हमारा एक है? ये सब राज्य क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये इतने रूप से या कल्चरल रूप से थोड़ा सा सेपरेशन है, तो वहाँ में एक यूनिटी, वहाँ के लोगों को एक छोटे राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वो भारत के हिस्से हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसका मतलब क्या है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब भी यही है कि भारत में विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हम एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हम भारत के नाम से जाने जाते हैं। हमारा देश को भारत के नाम से जाना जाता है, जबकि हमारे देश में कई प्रकार के राज्य भी हैं। वहाँ पर अलग अलग पार्टियों के द्वारा सरकारें चलती हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है, क्योंकि हमारा ये फेडरल स्ट्रक्चर जो फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का है, उसके अकॉर्डिंगली ही भारत में जो राज्य चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। तो इसलिए
रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक का मतलब यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिपब्लिक के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं और बहुत सारे राज्यों से मिलकर के देश बनता है, इसलिए इसको गणतंत्र भी कहा जाता है। अब सोशल रिपब्लिक्स, ये जो वर्ड है सोशल रिपब्लिक्स, सामाजिक गणतंत्र। अभी जैसे सामाजिक गणतंत्र और रिपब्लिक्स में क्या फर्क है? सोशल रिपब्लिक्स एंड रिपब्लिक्स। सोशल रिपब्लिक्स का मतलब होता है समाज कि रिपब्लिक्स जहां पर ऐसा होना चाहिए जहां पर समाज में इक्वालिटी होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि समाज का स्ट्रक्चर एक ऐसा हो जिसमें सभी लोग विकसित हो सकें, सभी लोगों को डेवलपमेंट होने का एक रास्ता उनको मिल सके। तो रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक्स का मतलब यही है। तो जो फ्रेडरिक सोरियो है उसने एक ऐसी कल्पना किया कि प्रिंट के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, कि आने वाला जो समाज है, आने वाली जो देश का यूरोप होगा या वर्ल्ड में जो देश बनेंगे वो कैसे होंगे? डेमोक्रेटिक होंगे एंड सोशल रिपब्लिक्स होंगे। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the people of यूरोप एंड अमेरिका। जो फर्स्ट प्रिंट है वो क्या दिखाता है? यूरोप एंड अमेरिका को दिखाता है। मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास्ड बाय इट। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए लोग निकल रहे हैं, जिसमें मैन और वीमेन दोनों हैं, और ऐसा लग रहा है जी कि ये उसको ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जैसे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसको वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, होमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, होमेज दे रहे हैं। इसका मतलब वो नमन कर रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि ये लिबर्टी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। As you would recall, the artist of the time of the French Revolutionary personified liberty as a female figure। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी, ये लिबर्टी का इंडिकेशन देती है, एक अलग टाइप की समाज की संरचना बनाने के लिए एक निर्देश देती है जिसमें लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो। Here you can recognize the torch of enlightenment she wears in one hand and the charter of rights of man in the other hand। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप इसमें देख रहे हैं, उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में एक हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का है और टॉर्च ऑफ लाइट है। टॉर्च ऑफ लाइट का मतलब है कि वो अपने जो हाथ में जो टॉर्च है वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज को समझाती है कि इन्हीं आइडियाज के द्वारा पूरे यूरोप और अमेरिका में एनलाइटनमेंट होगा, इन विचारों से यूरोप और अमेरिका चलेगा। Here you can recognize the torch, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन वन हैंड, और दूसरे हाथ में उसके चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, राइट्स ऑफ मैन की जो दूसरे हैंड में चार्टर ऑफ कानून की एक बुक है। उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। मानवों के जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सारे जो आइडियाज हैं, इन आइडियाज के थ्रू ही यूरोप में शासन सत्ता चलेगी, ऐसा उसने कल्पना किया। अभी वो आई नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके माइंड में एक पिक्चर चली
उस पिक्चर को उन्होंने यहाँ पर एक प्रिंट के रूप में कन्वर्ट किया। On the earth, in the foreground of the image, lies the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. अब एक वर्ड हमारे पास है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? एक एब्सोल्यूट मतलब होता है, इसमें पहले के जो राजा होते थे वो एब्सोल्यूट हुआ करते थे, या एक ऐसी सरकार जो अपनी तानाशाही टाइप के सिस्टम चलाती हैं, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे भाव जनता में नहीं मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाली सिद्धांतों को नहीं मानती है। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट को एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। इन सोरियोज यूटोपियन वर्ल्ड, सोरियो ने जो यूटोपियन वर्ल्ड बनाया, सोरियो ने जो अपनी बात एक प्रिंट में लिखी, वो कोई रियलिस्टिक नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक दुनिया है, एक यूटोपियन वर्ल्ड है, विचारों की दुनिया में वो खोया हुआ था। उस विचारों की दुनिया को उन्होंने एक प्रिंट में कन्वर्ट किया। द पीपल्स of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national customs. उसने एक पिक्चर में ये भी बताने की कोशिश किया कि आने वाले समय में एक पिक्चर्स ऐसी बनाई कि जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश होंगे, जिनके अलग अलग फ्लैग्स होंगे और उनका नेशंस बनेंगे, और वो नेशन बनने के बाद वो सभी देश डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स होंगे, इस तरीके की। और उन्होंने ये बताया, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एट डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम, कि जितने भी यूरोप के जो कंट्रीज होंगी वो सारी यूरोप की कंट्रीज एक नेशनल कंट्रीज बनेंगी, उनका अपना अपना एक झंडा होगा, अपना अपना जो फ्लैग्स होंगे, उसी फ्लैग्स के माध्यम से वहाँ की सरकारें चलेंगी। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, विच दिस टाइम वर द ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। और इसमें जो मार्च चल रहा है, उस मार्च में अमेरिका और स्विट्जरलैंड फ्रंट में चल रहे हैं। उस टाइम पर स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों नेशन स्टेट बन चुके थे और इस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, और लीड करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास करते हुए जा रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गुजरते हुए ये सभी जितने भी राष्ट्र जो सिंबॉलिकली यहाँ से गुजर रहे हैं, वो सभी राष्ट्र धीरे धीरे करके सभी देश के जो लोग सभी देश हैं, वो सभी आगे जाकर के राष्ट्र बन जाएंगे, नेशन बन जाएंगे। थैंक यू, अभी इतना ही काफ़ी है।